बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट के ऊपर अब रिएक्शन सामने आ रहा है और अपोजिशन ने कहा कि आदाद शुमार मुताबिकत नहीं रखते और कुछ लोगों ने ऐसा भी इजहार किया कि शायद ये किसी और मुल्क का बजट है। माहिरीन अलबत्ता ये कहते हैं कि ये प्रो ग्रोथ बजट है। अब प्रो ग्रोथ बजट बात सही है, लेकिन कितना अवाम दोस्त है और जो अहदाफ रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो कैसे पूरे हो पाएंगे, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। तमाम सेक्टर्स जो हैं जिनको मराद दी गई हैं उन सेक्टर्स का कितना फ़ायदा हुआ है और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए और FBR के रिफॉर्म्स के लिए जो ऐलानात किए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जो दूसरा अहम मामला कल आपको असेंबली में नज़र आया कि अपोजिशन बड़ी ही एक्टिव नज़र आई, बहुत ज़्यादा एहतजाज होता रहा, बजट स्पीच उन्होंने सुनी नहीं और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई। फिर उन्होंने मीडिया से बात भी की और उन्होंने कहा जी कि हम अब पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने वाले हैं। सो अपेरेंटली अब ये लग रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ दो स्ट्रेटजीज़ के तहत हुकूमत को टफ टाइम देगी। एक तरफ PTM जो कि माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी दोबारा से एक्टिव होने का इरादा वो रखते हैं और जो पार्लियामान के अंदर की सियासत है वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को कार्ड्स तमाम थमा दिए गए हैं। बिलावल साहब ने कहा जी कि मेरे सारे जो मेंबर्स हैं उनका वोट किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हमने एक बार फिर अदम एतमाद की जो तहरीक हैं उनकी गूंज सुनी कल। कितना इफ़ेक्टिव ये स्ट्रेटजी हो सकती है, नंबर्स हमारे सामने हैं। हुकूमत को क्या शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिलकर टफ टाइम दे सकते हैं, नहीं, ये भी सवाल है जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जी हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा गौस बख्श जो कि वैक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पंजाब की। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। और ताज हैदर साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। आयशा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि आप लोगों ने जो बजट स्पीच थी उसमें मुसलसल एहतजाज रहा और उसके बाद भी जो बयानात सामने आए हैं आप लोग कहते हैं कि ये ना तो टारगेट्स जो हैं वो रियलिस्टिक हैं और ये तो हुकूमत खुद भी मान रही है कि ये रियलिस्टिक नहीं हैं, एम्बिशियस हैं, लेकिन साथ साथ वो इस बात के ऊपर भी बड़ी कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि अगर हम FBR में रिफॉर्म्स लेके आ गए तो हम ये रेवेन्यू कलेक्शन भी कर पाएंगे और हम चीज़ों को बेहतर भी कर पाएंगे। तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है तो पहले मैं आपसे आपकी राय जानूं कि आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कई दहाइयों से खसारे का बजट ही पेश होता है और हमें कभी भी आइडियल सिचुएशन ऐसा नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बजट का भी सिलसिला वैसे तो जो शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया है, चौथा बजट है PTI हुकूमत का, ये एम्बिशियस है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। बहुत से वादे किए गए, इसलिए कि जब शुरू में आए थे उसी ज़माने में शौकत तरीन साहब ने ये कह दिया था कि इस वक्त बहुत पिछले 3 साल की पॉलिसीज ने इकोनॉमी को बिल्कुल का गला घोट दिया, यानी सफोकेट कर दिया है। इकोनॉमी रिसेशन गया है, बहुत नीचे आ गई है इकोनॉमी। तो उसको ठीक करना है और उन्होंने बजट भी इसी तरह लेकर आए हैं। वो ये कह रहे हैं ग्रोथ लाएंगे। अब देखिए पॉइंट ये है कि बहुत अच्छी बातें हैं, यही डायरेक्शन होना चाहिए था। तब बड़ा सवाल ये है कि ये इस बजट से अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये सारे मराद देने के लिए कि PSDP डेवलपमेंट के खर्चे इतने बढ़ाने के लिए, फिर इतने इंसेंटिव्स और मराद बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट को देने के लिए, फिर बाकी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज होंगे पूरे या नहीं हो पाएंगे। अब ये FBR का इस टाइम का अगर आप कलेक्शन देखें इस साल का तो उसमें वो 4.7 खरब रुपए की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक हमें थोड़ा सा डिमांडिंग लग रहा है इसलिए कि हुआ नहीं है। पहले जब जून के ये अप्रैल के एंड तक के नंबर्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट बात बता रहे हैं। बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, चले हमने मान लिया, ये कह रहे हैं कि ये कर लेंगे। इसके बावजूद ये जो टारगेट इन्होंने अचीव करने को अपने से एग्री किया है, चाहे वो IMF की वजह से किया हो, ये तो बकायदा बजट में तो इन्होंने खुद ने पेश किया है 25.5% ग्रोथ रेवेन्यूज में। ये तरक्की, ये इतनी ज्यादा ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसे लाएंगे? फिर साथ साथ आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हम नया टैक्स नहीं लगाएंगे।
اور अगर टैक्स कहते हैं तो ये रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन पीछे से तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। जो ऑलरेडी बातें आ रही है, स्लैब मुख्तलिफ हो रहे हैं जिससे टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। और ये वो खैर जो उनकी क्लेम है उसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि टैक्स ये फीजिबल है या नहीं है। बातें बहुत अच्छी हैं, हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। दूसरी आपसे एज एन इकोनॉमिस्ट पूछूं कि आपके ख्याल में फिजिबल है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें, फिर मैं मुसरत की तरफ जाऊं। यू थिंक कि ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिनेरियो में ये पॉसिबल है या नहीं है? इस वक्त के इकोनॉमिक सिनेरियो में जब आपको IMF का अभी तक तय हुआ नहीं है, आपका कुछ पता नहीं है सिचुएशन का, मुझे नहीं फीजिबल लग रहा। ठीक हो गया। लेकिन बजट जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा कुछ और हैं। मैं आपके पास उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वापस आती हूँ। मैं ज़रा मुसरत से बजट के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग है आयशा उसका जिक्र किया है। मुसरत, हमने देखा था कि तरक्याती फ़ंड्स जो पिछले साल रखे गए थे वो स्पेंड भी नहीं कर पाए जो हुकूमती इदारे थे, और उसमें नैब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ख़ुद आपके जो लीडर्स हैं जो इकॉनमी को ओवरऑल देखते रहे हैं और जिन्होंने PTI का विजन सेट किया, वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि नैब एक ऐसा इसमें एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कोई चीज़ प्रोक्योरमेंट की तरफ जाती नहीं, कोई सिग्नेचर ही नहीं करती। बहरहाल अच्छी खासी अमाउंट उसमें बढ़ा दी गई है, तकरीबन वो 600 बिलियन से 900 बिलियन तक आप लेके चले गए हैं। तो आपको लगता है कि वाकई इतने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस साल में जो पहले शुरू हुए हुए हैं और जो नए हैं वो कर पाएगी? पॉसिबल लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला। इसमें दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी को तो बहाना ही चाहिए काम ना करने का, और वो कभी हीले बहाने लगाते हैं। जाहिर है उनको वो खुली करप्शन और वो मेगा जो प्रोजेक्ट जिस तरह से ये माजी में गुजरी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये सजेस्ट करते थे, बिकॉज एक ही मंसूबे के अंदर मेजर चंक ऑफ करप्शन को ये लोग जिस तरह से एंजॉय करते थे, अब उनको ये पता है कि इसमें करप्शन तो वो कर नहीं सकते, तो वो हमेशा बहाना लगा के नैब का, तो ये बात एक रियलिटी है। लेकिन उसके साथ एक दूसरा फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, वो ये कि कोविड की वजह से हमने अपने जितने भी डेवलपमेंट की चीजें थी उनको बिकॉज ऑफ हेल्थ इमरजेंसी जो कि पूरी दुनिया ने उसको फेस किया, तो उनको होल्ड करके हमने सारा जितने भी हमारे बजट थे उसका हमने उसको हेल्थ सेंट्रिक जरूर किया, जो कि उस वक्त की जरूरत भी थी कि वी डोंट नो, उस वक्त हमें ये अंदाजा नहीं था कि हम किस तरह के हमें कोविड से रिलेटेड कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक ये मेजर रीजन भी रही, ये भी एक मेजर फैक्टर था। लेकिन आप ये जो बात कर रही हैं कि हमने डेवलपमेंट में फंड बढ़ाए हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी तो हमने उसको भी तो हमने बढ़ाया है। मसलन अगर हम ये बात करें कि अगर हमारे एहसास प्रोग्राम है तो उसको हमने 210 अरब से बढ़ा के 260 अरब तक कर दिया, जो कि 24% इजाफा बनता है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो भी है, हमारा विजन भी है कि हम वी बिलीव इन ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट एंड देन, अब चूंकि ये राइट भी बनता है क्योंकि लोगों को यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, लोगों को अच्छी सड़कें, नालियां, गटर, ये सब कुछ तो नजर आता है, बुनियादी जरूरत भी है, और लोग चूंकि द पीपल आर यूज टू के जी अच्छा वो तो इतनी बड़ी सड़कें बना के गए, तो ये तो वो साथ डेवलपमेंट भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कैसे ग्रोथ हो सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, दुकानदार सामान ही नहीं ला सकता। देखिए सारी चीजें ही तंजीला जरूरी होती हैं, पैरेलल चलना होता है। जैसे अगर मैं अर्ज करूं कि हमने 10 बड़े डैम्स, छोटे बड़े डैम्स शुरू किए, जो कि सबको पता था कि जो आने वाले टाइम में हमारे लिए हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं और हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन को आपने फीड कैसे करना है अगर आप पानी के ऊपर आप सोचेंगे भी नहीं, पानी के बारे में प्लान नहीं करेंगे। और आज वो जिनकी फेडरल में भी हुकूमतें थी, 13वां साल एक सूबे के अंदर हुकूमत क्या है, तो वो उठ के नारे लगाते हैं कि जी पानी चोरी हो रहा, उनको उनके हिस्से का पानी मिल रहा है। लेकिन सियासत ये करते हैं कि वडेरे पानी जरूर चोरी कर रहे हैं, छोटे हारी और किसान को पानी नहीं मिल रहा। हमने डैम आपको पता है कि शुरू किए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ हमारे जो छोटे डैम्स हैं वो तो हमारे दौरे हुकूमत में पूरे होने के चांसेस हैं, लेकिन आगे जाके अगले 10 सालों तक इंशाल्लाह ये जो पानी की किल्लत है उसको हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। अब मैं एक दो और चीजें मैं शेयर कर लूं। जैसे हमने
कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम के मैं तहत आपसे निचली मुसरत सतह एक पर में हमने पॉइंट 40 से 60 आपके जवाब में लाख मैं एक खानदानों पॉइंट को आपके लिए उठाना चाह रही थी, उसको भी जी, एड्रेस कर दें। जी। आपने कहा पहले करप्शन होती थी, करप्शन तो हम रिंग रोड में भी सुन रहे हैं, मुबैना करप्शन, और वो ज़ाहिर है अब वो आज की हुकूमत के जो लोग हैं वो उसमें उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो सिर्फ करप्शन वाला जो आप कह रही हैं कि वो बहती गंगा ख़त्म हो गई है, वो तो नहीं हुआ। देखिए तंजीला, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। उसकी वजह यह है कि अभी भी बहती गंगा में हाथ धोने वाले ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो कि वो पुराने जमाने की जो उनको लत लगी हुई है उससे वो बाज नहीं आ रहे। ये भूल जाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठे हुए हैं वो इस मुल्क के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे के एक एक रुपए के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो किसी को यहाँ पे इस तरह माजी की जो रवायात थी उनको वो नहीं रिपीट होने देंगे। और आप ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम सिटिंग गवर्नमेंट इस तरह की करप्शन को, वरना तो करप्शन हाईलाइट कब होती थी जब हुकूमत चली जाती थी, जब वो अपोजिशन में। अच्छा, आपने कामयाब जवान पे बात करनी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। आपने एहसास प्रेम का जिक्र भी किया, मैं जरा आयशा से पूछ लूं। आयशा, हमारा मैं ये जरा कंप्लीट कर लूं कि मैं वापस आ रही हूँ, हमें इस करप्शन को मंजरे आम पे लाएं, अपोजिशन नहीं लाई। ठीक है, हमें इसको और हमें उनको फिक्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर आयशा से जरा पूछ लूँ। आयशा, आप क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं एक बहुत बड़े सूबे में, क्या जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसके लिए अफसरशाही के रिफॉर्म्स आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं? क्योंकि हम मुख्तलिफ शोबों में आखिरी दिनों में तो ज़ाहिर है वो बहुत सारा बजट रीअप्रोप्रिएट करके आखिर में आप कह देते हैं कि हमने स्पेंडिंग कर ली, तमाम ही इदारे यही करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? अगर मैं ए पॉलिटिकल एक बात पूछ रही हूँ कि रीज़न आपके ख्याल में क्या है? देखिए, ये भी बात का आपको जवाब दूंगी और जो आप दूसरी पैनलिस्ट हैं उनकी बात का भी जवाब दूंगी। ये जो पूरी कहानी है ना करप्शन की, ये तो जरा छोड़ दें कि इनको ये समझ नहीं आती जब ये लोग ये बातें क्लेम करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानियों की जेब में शुगर माफिया, वीट माफिया, ये जितने माफिया, मेडिसिन माफिया ने कोई 1-2 अरब रुपए से हमारे पाकिस्तानियों की जेब खाली नहीं करी है। इन्होंने पूरे 800 बिलियन की ये जो सारी चीजें आप मेगा स्कैम्स उठा के देखेंगे, ये इन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं, इनके मिनिस्टर्स ने साथ मिलके किया है। और हमने किसी एक के खिलाफ एक्शन देखा तो ये बातें तो छोड़ दें, ये अलग बातें हैं। इनको चाहिए कि किसी पॉलिटिकल मेले में जाके ये बातें करें। जब बजट की सेशन पे बातें हो रही हो तो जरा टेक्निकल बात करें, ठोस बात करें। ये पॉलिटिकल बातें जो है ना ये साइड पे छोड़ दें। अब ये बात ये कि ये बजट कैसे रहा, देखिए हम जब छोड़ के गए थे तो खर्चा, बजट की बात नहीं हो रही, खर्चा डेवलपमेंट का 470 बिलियन था। 470 बिलियन रुपए लग रहे थे पंजाब में डेवलपमेंट साइट पे। उसमें एजुकेशन था, हेल्थ था, वाटर सप्लाई था, यानी ये सारी चीजें थी। अब मैं आप मुझसे कहेंगी कि क्या इसका नतीजा निकला? अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे निकाला है, इन्हीं की गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें हेल्थ यानी तालीम, सेहत, लिविंग स्टैंडर्ड और आईसीटी डिजिटलाइजेशन की मेजर, एक कंबाइंड मेजर लगाया कि क्या तरक्की हुई है। 19-20 यानी हमारी हुकूमत के फौरन बाद की बात है ये। पंजाब पहली दफा सबसे ज्यादा डेवलप्ड सूबा आया है पूरे मुल्क में। पहले सिंध होता था कराची की वजह से। ये सिर्फ रोड नहीं है, ये है एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और डिजिटलाइजेशन यानी मॉडर्न गवर्नेंस। सही, सबसे ऊपर सबसे तेजी से तरक्की करी है पंजाब ने। दूसरा जो बड़ा बार बार बातें की जाती है, साउथ ऑफ पंजाब में कुछ नहीं लगा, लाहौर में सब कुछ तरक्की हो गई। खुद इनके उस सर्वे में जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने निकाला है, कोई एक जिला पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है जो लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हो, यानी जो पसमानदा इलाका कहलाया जाए, कोई एक जिला नहीं है। ये नंबर मेरे नहीं है, ये नंबर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं जो इनकी गवर्नमेंट ने शायर की, अभी मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं हुआ है। ये चीजें खुद बोल रही हैं। वो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन है, the proof of the pudding is in the proof is in the pudding। नतीजा क्या निकला है? देखिए हमारे 5 साल की ये जो गवर्नेंस है, नतीजा ये निकला है कि पंजाब सबसे ऊपर चला गया तरक्की में। नतीजा ये निकला है कि कोई एक जिला पंजाब का ऐसा नहीं है जो पसमानदा हो, सब हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट या मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं।
और ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया हो, ये बैलेंस्ड ग्रोथ रही है, और जब हम ग्रोथ वाइज इसको छोड़ के गए तो 6% ग्रोथ थी। सही। तो हम तो साबित कर रहे हैं कि हम तरक्की करके गए। इसी ब्यूरोक्रेसी से हमने साथ काम करवाया है। पैसे जो आप क्लेम कर रही हैं तो वो तो छोड़ दीजिए ना, वो बातें पॉलिटिकल फोरम्स में छोड़ दें, और यहाँ हम अवाम के सामने बैठे हैं तो जरा सच तो बोलें। अच्छा, आपने क्योंकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ात पे बात करनी है और मैंने मुसर्रत से आपकी पूरी बात का जवाब भी लेना है, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, आप दोनों हमारे साथ रहिए जी। ताज हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ बजट के कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स जो मेरी दोनों मेहमानों ने उठाए हैं, उनके जवाबात लेंगे ब्रेक के बाद, और फिर कुछ सियासी माहौल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और सेनेटर ताज हैदर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं मुसर्रत की तरफ जाने से पहले सेनेटर साहब, अगर आपसे बुनियादी सवाल ये पूछ लूँ कि आपके ख्याल में बजट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरा बजट पेश किया है, लोग उसको प्रो ग्रोथ कह रहे हैं, और माहिरीन ये कहते हैं कि इसमें कुछ सिमत का तयन भी नज़र आया थोड़ा बहुत कि हम जो इस वक्त की हुकूमत है वो किस तरफ लेके जाना चाहती है पाकिस्तान की मईशत को। आपकी क्या राय है? देखिए, बजट असल में ये होता है कि किस तबके से पैसा लिया जा रहा है और किस तबके को दिया जा रहा है। अब ग्रोथ के भी नज़रियात हैं कि ये जो एक राइट विंग का नज़रिया है वो ये है कि आप सरमायादार तबके को मजबूत करें, उनके फ़ायदे के लिए काम करें, या तो वो जीडीपी ग्रोथ भी वो प्रॉफिट्स पे, मुनाफे पे बनाते हैं। हम वेजेस के ऊपर बनाते हैं कि हाँ वेजेस अब कितने बढ़े या क्या हुआ। तो वो ग्रोथ जो है उसमें उनका जो नज़रिया है कि अच्छा ये सरमायादारी की बत्तख को मोटा करो, फिर ये सोने का कोई अंडा देगी जिसको कि हम गरीबों में बांट देंगे। अच्छा, सरमायादारी की बत्तख 50 साल पहले कुड़क हो चुकी है। अब आप जितना देते हैं तो वो आपके हाथ को ज़ख्मी करती है। अब आपको दूसरे तरीके करने होंगे, और वो डायरेक्ट तरीके होंगे, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो स्टेट के हाथ में देने होंगे। ये कहा गया कि जी प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करने के बाद ये फ़लसफ़ा आया, और प्राइवेट सेक्टर उस वक्त से अब तक जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ रहा है, और उसको आप तमाम चीज़ें देते रहे हैं, हर किस्म की सहूलियात। इस वक्त भी आपने इंसेंटिव्स दिए हैं, यानी अगर आप हाउसिंग के शोबे में काम करेंगे तो फिर वो 50-50 लाख के फ्लैट बनाएंगे। अगर आप हेल्थ के शोबे में काम करेंगे तो प्राइवेट अस्पतालों को आप पेमेंट करेंगे। तो जिस शोबे या तालीम के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर को आप आगे बढ़ाएंगे। ये एक माशी नज़रिया है जो कि दुनिया भर में नाकाम हो चुका है। तो आप समझते हैं कि हमें इससे बदलने की ज़रूरत है? हमें पब्लिक सेक्टर को आगे लाना है, और इसको हम पहले कर चुके हैं, और वो बड़ा कामयाब हमारा तजुर्बा रहा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, या अब जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर आप देखिए ना, लाइक कितना हो जाता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, सारी हमारी एंटिटीज़ जो हैं वो लॉस मेकिंग में जा रही हैं। जी हाँ, वो सिर्फ मैनेजमेंट का मामला है कि आप अगर मैनेजर्स अच्छे रखेंगे, और आप अगर यानी जो हुकूमत कुछ इंडस्ट्रीज़ को भी नहीं चला सकती, वो हुकूमत पूरे मुल्क को क्या चलाएगी। तो ये अच्छा मैनेजमेंट बुरा। आप अगर ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ बिठा देंगे, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एलीट के लिए काम करते रहेंगे, तो वो तमाम की तमाम चीज़ जो है। अब नई प्रोजेक्ट शुरू की जाएं। शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान थे, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई, और पब्लिक सेक्टर के अंदर उसने पूरे मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की भी जगह है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी गुंजाइश दी कि आप आइए। ठीक है, आप एक पूरे विजन के ऊपर बात करें। मैं ज़रा मुसर्रत से कुछ जवाब उन्होंने देने थे आयशा के पॉइंट्स के। मुसर्रत, आप जवाब दे लीजिए, और फिर जो हमने कुछ पॉलिटिकल बात करनी है वो उसकी तरफ भी मैं आऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा जल्दी से अगर जवाब दे लें जो आयशा ने पॉइंट उठाए थे। तंजीला, उनका दो पहलू पे जवाब बनता है, और वो जल्दी से नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले तो देखें, जब आप कोई एंकर मुझसे पॉलिटिकल सवाल करेगा तो उसका जवाब मैं पॉलिटिकल ही दूंगी,
ये थोड़ा एको आ रही है, इसको जरा ठीक करा दें तंजीला, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अच्छा मैं अभी अच्छा दूसरा जी, मैं कह रही हूँ। देखें आपने जो पहले सवाल उठाया था, मैं दोबारा अब आयशा साहिबा ने जो जो सवाल उठाए हैं ना, इन्होंने जो भी फिगर शेयर की हैं या जो भी सर्वे शेयर की हैं, मैं सिर्फ 2-3 सवाल उठाऊंगी कि ये कहती हैं कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर इनके ज़माने में अच्छा था, कितने नए हॉस्पिटल्स बनाए ये इनको बताना होगा, कितनी एजुकेशन सेक्टर बेहतर था, कितनी नई यूनिवर्सिटीज, कितने नए कॉलेजेस ऐड हुए। और फिर मैं इनकी बात से 1 मिनट के लिए इत्तेफाक भी कर लूँ तो क्या कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना जहाँ पे इनके भी ट्रीटमेंट हो सके, इनकी टेस्ट हो सके, इनकी लीडरशिप की? तो सवाल है नहीं था। इस वजह से पब्लिक सेक्टर में, और अब इनको कंपैरिजन में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि हमने कोई 12 नए हॉस्पिटल की तामीर शुरू हो चुकी हुई है, जो इंशाल्लाह ताला कुछ इस साल कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। और ये कंप्लीट बिग हॉस्पिटल्स हैं। और जनूबी पंजाब की जैसे ये बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम 35% हमने बजट रिंग फेंस किया। इसी तरह अगर हम अभी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमने कोई 12 नई यूनिवर्सिटीज हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 नई नहरें, फिर 12 नए इकोनॉमिक जोन, फिर उसके बाद मुझे सादा, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मुझे ये चीजें समझ आती हैं, मुझे ये वाकई ये डिजिट्स का हेर फेर नहीं समझ आता। फिर उसके बाद हमने 1000 किलोमीटर फार्म टू मार्केट की जो एक्सेस की हमने रोड बनाई, फिर हमने 1000 स्कूल लाइब्रेरीज बनाई, 1000 हमने साइंस लाइब्रेरीज बनाई। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो आप अभी का बजट आपके सामने है। इस बजट के हवाले से मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगी। जी जी, इनको ये बताना होगा कि इन्होंने आबी ज़खायर या आबी मंसूबों के लिए कितने अपने बजट में ये पैसे रखते रहे, और अगर वो रखते रहे तो क्यों नहीं शुरू किए? हमने 91 अरब उसमें रखा, जिसमें दासू के लिए 57 अरब, और अगले बाकी जो है दया मीर भाषा उनके लिए 23 अरब, मोहम्मद के लिए 6 अरब, और फिर उसके बाद जो नीलम जेहलम हाइड्रो है उसके लिए 14 अरब। अगर मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो उसको हमने पीएसडीपी को 630 अरब से बढ़ा के 900 अरब किया, जो कि 40% इजाफा है। अगर मैं इनकी बातों को मानूं तो मुझे ये बताएं कि हमने जो हमने कदम उठाया है, जनूबी बलोचिस्तान के लिए 20 अरब, कराची ट्रांसमिशन प्लान के लिए 98 अरब, जीबी के लिए डेवलपमेंट के लिए 40 अरब, और सिंध के 14 अजला जो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड हैं वहाँ के लिए 19.5 अरब मुख्तस किए। ठीक है। इसी तरह हमने एनएफसी का जो सूबाई शेयर है उसको 2704 अरब से बढ़ाकर 3412 अरब तक हम लेके गए, ये इजाफा भी 25% है। और एहसास प्रोग्राम एज यू नो कि वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसी एहसास प्रोग्राम के तहत ही हम जो वेलफेयर स्टेट की हमने बुनियाद रखी है, इंशाल्लाह इस मुल्क ठीक हो गया मुसरत। वो उन्होंने आपके तमाम जो आप इजाफे बता रही हैं, जो अर्ज करूं, जी जी, मैं अर्ज करूं, देखें बात ये है कि अब ये 2-3 सिर्फ पहलू मैं सामने रखूंगी कि जब मैं बात करती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की या निचले तबके को उठाने की, अभी ताज हैदर साहब, मैं तो इनके आगे बिल्कुल, जितना इनका पॉलिटिकल करियर है, मेरी तो उतनी एज भी नहीं, मैं बड़े अदब के साथ ये बताऊं कि अगर भुट्टो साहब के वो सारी चीजें जो इनिशिएटिव थे उन्होंने उठाए थे वो ठीक थे, तो उनके बाद 2 दफा बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्यों नहीं वो सब कुछ किया? ये क्यों नहीं कर पाए? आज भी एक सूबे के अंदर, और आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबे आजाद हैं, बहुत सारी चीजों में खुद मुख्तार हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा मुसरत, अब मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी क्योंकि मुझे फिर ब्रेक की तरफ जाना होगा। आयशा के लिए आपने 3-4 सवाल उठाए। आयशा ने आपके नंबर्स जो हैं उसके साथ एग्री करते हुए सिर्फ ये सवाल उठाया था कि ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कैसे, हॉस्पिटल्स और कितनी यूनिवर्सिटीज ये एजुकेशन। ठीक है आयशा जी जी, आयशा मुसरत के सवाल आपने सुन लिए। ब्रीफ सा मैं चाहूँगी आप कमेंट करें क्योंकि मुझे डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। जाहिर है आपकी हुकूमत अब जा चुकी है, अब इनकी हुकूमत है, ज़्यादा बात हम इन्हीं की हुकूमत के ऊपर करेंगे। जी आयशा। जी देखिए, मैं इसको गिनाने में बैठूंगी तो फिर ये तो बड़ा लंबा हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मैंने इसीलिए सारी चीजों की समरी पेश कर दी थी कि ये चीजें जो इनपुट गिना रही हैं, ये कितने अस्पताल बने, कितनी स्कूल की टीचरें हायर हुई, कितनी मैंने यूनिवर्सिटीज बताई हैं, मैंने उसका जो एंड आउटपुट होता है, यानी उसका जो नतीजा निकलता है, तरक्की मैंने समरी में बता दिया था। तो जब इनपुट हुई होगी तभी तो आउटपुट निकली होगी। अगर ये इनपुटों में को हम गिनते रहेंगे, आउटपुट पे कोई हमारा जोर नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है हमारी प्लानिंग में। देखिए, जब हम ये हो जाते हैं तो हमें ये कि हमने इतने किलोमीटर रोड बनाई, हमने इतनी टीचरें हायर की, इसमें तो हम अगर गिनती करने बैठेंगे तो इन्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमने बड़ा काम किया इसमें। मुसरत उन्हें बात करने थे, आप बोल रही थी वो बीच में नहीं बोल रही थी।
मुसरत ने बात उसका नतीजा ये निकला कि हम इन हेल्थ में, हम एजुकेशन में, हम लिविंग स्टैंडर्ड में और हम डिजिटलाइजेशन के जरिए गुड गवर्नेंस में इस वक्त बाय फार हायर हैं। और ये नंबर्स बता रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये गिन रही है इनपुट, मैं बता रही हूँ उसका नतीजा आउटपुट। चले अच्छा, ये इस बहस को मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। आयशा, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ताज साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो कहते हैं कि हमारा जो पूरा नजरिया विजन है इकोनॉमी का, शायद हमें उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। यू थिंक कि वाकई पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर को हम कह रहे हैं कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ है, वो नहीं कामयाब? देखिए, मैं ताज हैदर साहब से इस बात तक तो बहुत अग्री करूंगी कि इस मुल्क को इकोनॉमिकली एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हो क्या रहा है पिछले 70 सालों में, हम अपने जो हमारी आमदनी है उससे ज्यादा अखराजात कर रहे हैं। हम अपने मीन से ज्यादा खर्चा करके, चाहे वो अंदरूने मुल्क हो, टैक्स रेवेन्यू उतना कलेक्ट नहीं होता, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं होती, उससे ज्यादा इंपोर्ट हो जाती है। यानी इस तरह के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। वजह क्या रही? वजह ये रही कि एलीट जो इस मुल्क की है, चाहे वो मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हों, उसमें और भी बहुत सारी एरियाज हैं, ये सब हमें, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें बाकी विंग्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं। यानी हर चीज, ये सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहे। सब अपने अपने तक उन्होंने पॉलिसी मेकिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रखी है। पहला मफाद अपना, बाकी बाद में सोचा जाएगा। आप कह रही हैं कि सोशो इकोनॉमिक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक हो गया। सब मिल बैठ के ये देखें। ठीक है, मुसरत ने आपके लिए एक सवाल उठाया है। वो कह रही है कि अगर वो सारा विजन ठीक था तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स आती रही, तो क्यों नहीं कंटिन्यू करें? हम मान लेते हैं कि हम गंदे बच्चे हैं, ठीक है, हमने थर के अंदर जो कोई काम किया है, या ये जो हमने एक नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया है, जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, उसको देख लें और हो सके तो दूसरी जगह वो करने की कोशिश करें। जिस तरीके से हेल्थ के अंदर इस वक्त सिंध के जो अस्पताल हैं उनमें 60% मरीज़ दूसरे सूबों से आ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ को फ्री करना चाह रहा था, मुझे कामयाबी नहीं हुई इसमें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों से फ़ीस ना ली जाए। तो दुश्वारियां हैं और हम गंदे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क ख़त्म हो गया था, मगरबी पाकिस्तान की 50% अशिया जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान जाती थी। उन्होंने साल भर के अंदर नए एक्सपोर्ट मार्केट्स उन अशिया के लिए दरियाफ्त किए। फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, पेट्रोल की कीमतें, ऑयल की कीमतें बढ़ी, हमारा $61 मिलियन से इंपोर्ट जो थी वो $250 मिलियन पहुंच गई। 74 के अंदर फ्लड्स आए जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान इकनॉमिक अपना जो है, यहाँ पाइड कहते हैं उसे, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, उसके आदाद शुमार के मुताबिक हमारा ग्रोथ रेट भुट्टो पीरियड का 13.96% है पर ईयर। बैंकों को नेशनलाइज किया, कुछ अच्छाइयों से, नए मंसूबे, सबक सीखते हुए दो चीज़ों के इत्तेफाक हो गया कि एक सोशल नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। और ब्रेक ले रहे हैं, एक और ब्रेक से वापस आएंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़ाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है, उसके क्या हालात होने वाले हैं पाकिस्तान में, कुछ इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो इकॉनमी के ऊपर हमारी डिस्कशन है, ज़ाहिर वो एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर है कि पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा नुक्ता है कि जिसमें आपकी इस्लाहात भी आती हैं, जिसमें आपके गवर्नेंस के इश्यूज़ भी आते हैं, और जिसमें आपने इस मुल्क में इनोवेटिव कुछ आइडियाज़ लेके आने हैं। तो यकीनन इस पे मैं किसी और नशिस्त में डिबेट करूँगी। जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर आयशा, अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूँ कि
क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दो मुख्तलिफ तरह की अपोजिशन की सियासत करेगी, पार्लियामेंट के बाहर और तरह की सियासत होगी और पार्लियामेंट के अंदर और तरह की सियासत होगी, और हाउ दिस मेक्स सेंस टू आपके जो वोटर्स हैं, हाउ दिस वुड मेक सेंस टू देम? देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल बात क्लियर है कि बजट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये प्रोग्राम ज़्यादा बजट पे है, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पूरी ऑपोजिशन इकट्ठा होके ये एहतजाज करेगी और इंश्योर करेगी कि हम स्मूथ सेलिंग ना होने दें बजट की, जो हमारे अपने राय में जो इस वक्त जो आम आदमी को तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी को इस वक्त अफराते ज़र की है। ये हाई इन्फ्लेशन से उसको अपने खानदान को 2 मील्स अ डे, 2 वक्त का खाना खिलाना मुश्किल हो गया। जब तक आप इस टाइप की चीजों पे जोर ना देंगे, हमारे नजदीक बजट अपना काम पूरा नहीं कर रहा। 3 साल से गुर्बत बढ़ रही है, 3 साल से बेरोजगारी बढ़ रही है, 3 साल से आपके पास अफराते ज़र इतना हो रहा है कि जीना लोगों का मुश्किल हो रहा है। जब तक बजट इन चीजों को पूरी तरह एड्रेस नहीं करेगा, हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से एग्रीमेंट है जो कि ऑपोजिशन के में बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो पीपीपी हो या वो पीएमएलएन हो या वो जेयूआई हो। हम सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तानी काफी सफर कर गए हैं, पाकिस्तानियों हैव हैड इनफ। अब हमें पूरी अप्रोच अलग चाहिए। ठीक है, अच्छा। और अब इन हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज का खमियाजा अब पाकिस्तानियों को नहीं भुगतना चाहिए। चलिए, ठीक हो गया। ताज साहब, आपने क्योंकि इतने ज़माने देखे हैं पार्लियामेंट में और इतने सारे बजट भी पास होते देखे, हर दफ़ा इतना ही शोर होता है और बहुत बहस होती है, अवाम दुश्मन भी कहा जाता है, गरीब को कत्ल करने वाला बजट भी कहा जाता है। इसके बावजूद भी बजट पास हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, शायद एक आध इंस्टेंस अगर मैं करेक्टली रिकॉल कर रही हूँ तो, लेकिन कट मोशंस ये वो सारा कुछ प्रोसेस होने के बावजूद भी पास हो जाता है। तो आपको लगता है कि इस बार दोबारा से अदम एतमाद की बात भी हो रही है? कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पेश आ जाए? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने तो कह दिया कि हम तो साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है कि फाइनेंस बिल के ऊपर आपको वोट देना होता है, वो तो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये कि किन पॉइंट्स पे इत्तेहाद हो रहा है, ये अहम है। और डॉक्टर आयशा जैसा भी फरमा रही थी कि अगर गुर्बत ख़त्म करने पे और इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए कोई मुसवत दी जाती हैं तजावीज़, और मैं आपको बताऊं कि एक अरसे से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अब हमारे दोस्त शौकत तरीन साहब एग्रीकल्चर में हम इतनी सब्सिडीज़ दे देंगे, ये और ख़ुद ही लिखते हैं वो कि फार्मर को जो मिलता है वो होलसेल कीमत का आधा होता है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? क्या 31% जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं उनके लिए आप लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं? क्या हाउसिंग प्रोग्राम के अंदर आप प्लॉट्स दे सकते हैं 8,000 या 10,000 के अंदर? मैंने कोशिश की थी 5 लाख प्लॉट्स देने की, जिन बेघर लोग जो हैं जिनको। एक क्राइसिस मच गई कि जनाब जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बैठ जाएगा और ये हो जाएगा। आई डोंट वर्क फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, आई रिप्रेजेंट माई पुअर। लेकिन माफियाज हैं वहाँ पे? नहीं, माफियाज नहीं है। देखिए, स्टेट हमेशा एलीट के लिए काम करती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उनका काम है, क्योंकि जवाबदार वो हैं, उनको आवाम को जवाब देना है, स्टेट को जवाब नहीं देना। तो वो आपस में मिल के क्या कोई ऐसी ताकत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी बात ये है, और हमारा ख्याल ये बनाते वक्त अंजुमन जो हमने बनाई थी उस वक्त भी ये था कि इट शुड हैव ए इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द पुअर ऑफ द पीपल। सही। तो बजट पास हो या ना हो, लेकिन अगर एक इकोनॉमिक एजेंडा निकल आता है इसके नतीजे में गरीबों के लिए, इस इत्तेहाद के नतीजे में, तो ये एक बहुत बड़ी पेश। ठीक है मुसरत, जहांगीर तरीन साहब ने खुद भी ये जहांगीर तरीन कह रही, शौकत तरीन साहब ने खुद भी ये कन्फेस किया अपनी उसमें तकरीर में, बजट स्पीच में, कि भाई हम आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं दे सके और महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरीके से ख़त्म होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एहसास प्रोग्राम ये वो, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि डायरेक्ट कैश जो है वो एडॉक उस तरह का एक प्रोजेक्ट होती है, वो थोड़े दिनों के लिए आपको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन आप शायद वो सस्टेनेबल लोगों को ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा सकते, उनकी ज़िंदगियां बेहतर नहीं हो सकती।
देखिए तंजीला, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं जो न्यूट्रल ओपिनियन मेकर्स हैं मैं उनकी बात करूंगी कि ये निस्बतन माजी के जितने भी बजट थे उनसे बेहतर बजट है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ताज हैदर साहब के साथ बड़े अदब के साथ कि ये जो कुछ अपनी गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं कर सके तो ये तवक्को ना रखें कि हम वो काम नहीं करेंगे। फॉर देयर काइंड इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान प्लीज उसको जरूर देखें और उसके फीचर्स देखें कि हम करने क्या जा रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। फिर अगर इन्होंने जमीनें नहीं ये बांट सके तो उसका कसूर हमारा तो नहीं है। दूसरी बात कि भुट्टो साहब के प्लान ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए एग्री करती हूँ, तो वो उनकी बेटी ने लेके चलने थे और उन नाना के प्लान को आगे बिलावल साहब ने परवान चढ़ाना था। तो ताज हैदर साहब तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इनके तो सारे अदब करते हैं, बिलावल साहब को से ये गिला करे और उनको मशवरा दे। अगली जहाँ तक रहेगी बात, देखें ऑपोजिशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। इनका एजेंडा जो है वो हम बारहा कहते हैं दैट इज एनआरओ एंड देयर इज नो एनआरओ बिकॉज ऑफ आपके अपने वजीर खजाना मुशर्रफ कह रहे हैं कि महंगाई है तो अपोजिशन क्या बेचारी करे। जी, तो ऑपोजिशन का प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने आज तक, महंगाई अगर है तो इस ऑपोजिशन की वजह से है। महंगाई अगर है तो जो सरे महल बने, जो दुबई टावर बने, जो ज्वेलरी बाहर रखी गई, जिसको पहले डिसओन किया गया फिर लिया गया, उनकी वजह से है। ठीक है, अच्छा वक्त मेरे पास खत्म हो गया। ठीक है मुशर्रत, आपका पॉइंट आ गया कि इनकी वजह से महंगाई है। मेहमानों का शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही और इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।